नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। बीजीटी मीडिया के आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की, राजनीतिक भ्रष्टाचार की, साथ में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और कंपनियों में निवेश करने वाले शेयर होल्डर्स की। तो आइए करते हैं शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही के दिनों में यानी कि 15 फरवरी 2024 को एक आदेश दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि यह जो है इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से इलीगल है, असंवैधानिक है। इसके बाद हुआ क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो एसबीआई को यह आदेशित किया, क्योंकि एसबीआई क्या है, तो एसबीआई के माध्यम से ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होता था। आपको ये बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एकमात्र अधिकार जारी करने का वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब से यह कानून बना, वैसे कानून तो 2018 में बन गया था, 1 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हो गई थी देश में। उसके बाद से चंदा जो है वो राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से कंपनियों के द्वारा दिया जाने लगा। तो इसी को लेकर एसबीआई को आदेशित किया गया कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो भी चंदा राजनीतिक दलों को दिया गया है कंपनियों के द्वारा, जारी किए गए बॉन्ड, उसकी तिथि और पार्टियों के नाम को सार्वजनिक किया जाए और चंदा देने वाली कंपनियों के नाम को भी यह आदेशित किया गया एसबीआई को। लेकिन इसके अगले ही पल हमने देखा कि एसबीआई के द्वारा यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा है उसको सार्वजनिक करने से पहले एक याचिका लगाई गई और उन्होंने ये कहा कि उन्हें कम से कम इस डाटा को संधारित करने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। अब 30 जून का मतलब ये है कि चुनाव संपन्न होने के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। कल 16 मार्च के दिन ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली में और इसके माध्यम से चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद सभी को पता चल जाएगा, देशवासियों को, कि कब कब किस किस राज्य में चुनाव होंगे और कब इसका रिजल्ट यानी कि परिणाम सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसबीआई की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया एसबीआई को, एसबीआई ने इसमें असमर्थता जताई और एसबीआई ने ये कहा कि वे 30 जून के पहले ये डाटा सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही पल 2-3 दिनों के भीतर पुनः अवमानना के तहत सख्त हिदायत दी एसबीआई को और एसबीआई से कहा कि इसका डाटा तत्काल 2 या 3 दिनों के भीतर 15 मार्च तक इसका डाटा सार्वजनिक करे और इसकी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तत्काल सौंप दी जाए। तो इसके बाद हमने देखा कि कल एसबीआई की ओर से जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया और ये भी देखा कि 15 मार्च का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल 14 मार्च के दिन ही इसे अपनी वेबसाइट पर, जो आधिकारिक वेबसाइट है ईसीआई की, उस पर अपलोड कर दिया। इसमें ये पता चला कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 12,156 करोड़ का चंदा जो है वो राजनीतिक दलों को दिया गया 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक। अब ये बड़ा सवाल, इतना बड़ा चंदा कंपनियों के द्वारा दिया गया। अब इस कंपनियों में जो एसबीआई ने जो डेटा दिया उसके अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा है वो, इसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा है 6,000 करोड़ का चंदा, यह 6,000 करोड़ से भी अधिक का जो चंदा है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला। दूसरे नंबर का जो चंदा है वो तृणमूल कांग्रेस को मिला, ममता बनर्जी की पार्टी को मिला, लगभग 1,600 करोड़। तीसरे नंबर का जो चंदा है 1,200 करोड़ वो कांग्रेस पार्टी को मिला। चौथे नंबर का जो चंदा है वो अलग अलग मतलब विभिन्न दलों को मिला यहाँ पर, जिसमें एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे विभिन्न दलों को जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला। इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई। 12,156 करोड़ का यह चंदा है, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो चंदा है
50% से लेकर 52% तक का जो चंदा है वो एकमात्र बीजेपी को मिला। अब इसमें हुआ ये कि जो जानकारी, जो रिपोर्ट 700 कुछ पन्नों की रिपोर्ट है जो सौंपी गई है, उसमें एक तरफ कंपनी का नाम दिया गया और इन दलों को इतना इतना चंदा दिया गया, इस तरह की जानकारी दी गई। लेकिन जो यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर की, बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड का जो यूनिक नंबर होता है उसकी जानकारी साझा नहीं की गई। इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किसने, जिस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे वो तो पता चल रहा है कि इस कंपनी ने इतने बॉन्ड खरीदे, लेकिन कितने के बॉन्ड खरीदे और कितना चंदा किस दल को दिया, इसका खुलासा नहीं हो सका। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को सख्त हिदायत दी और कहा है कि यूनिक नंबर जो है उसकी भी जानकारी वो शेयर करे, और जब ये यूनिक नंबर साझा कर दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा, तो इससे खुलासा हो भी जाएगा कि किस कंपनी ने किस दल को कितना चंदा दिया है। जब इस तरह से ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा क्या जिस दल को ये चंदा सबसे ज़्यादा गया है उस कंपनी को कितना प्रॉफिट है, और उस कंपनी ने कोई दबाव में तो चंदा नहीं दिया है। जब दबाव में दिया है तो कुल मिलाकर इससे ये, अगर दबाव में दिया गया प्रतीत होता है या पता चलता है, तो कुल मिलाकर इससे समझ में आ जाएगा कि कंपनियों के द्वारा दिया जाने वाला चंदा भी एक प्रकार से राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और इसकी समझ सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी हमने देखा कि इसे इलीगल घोषित करने के लिए, असंवैधानिक घोषित करने के लिए 6 साल का समय लग गया हमारे देश में। ये बड़ी सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया एसबीआई को, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक कमी देखने मिली कि इतना बड़ा चंदा गुप्त तरीके से राजनीतिक दलों को दिया गया और इसे असंवैधानिक मान भी लिया गया, इलीगल मान भी लिया गया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया कि इस चंदे को जो है वो, इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा है, इसे एक प्रकार से जमा कर लिया जाए, सरेंडर कर लिया जाए, या इस चंदे को जो है वो रिकवर कर लिया जाए। इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया। चंदा तो ऑलरेडी चला गया पार्टियों को। अब जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पैसा गया है वो तो अपना संसाधन इस चुनाव में वो लगाएंगे ही। हेलीकॉप्टर ज़्यादा उतारेंगे, जाहिर सी बात है, गाड़ियाँ ज़्यादा उतारेंगे, डिजिटल प्रचार में ज़्यादा खर्चा करेंगे, माइक, इंस्ट्रूमेंटल जो साउंड है, जो सिस्टम है, संगीत है, जो इलेक्शन में ज़रूरत पड़ती है, पोस्टर्स है, पम्पलेट है, सभी में जिसके पास ज़्यादा चंदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेगा। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये भारत में लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ हो रहा है? जब गुप्त तरीके से चंदा कंपनियों के द्वारा किसी राजनीतिक दल को दिया जा रहा है, और जिस राजनीतिक दल को दिया जा रहा है, जिन भी राजनीतिक दल को दिया जा रहा है, जिस राजनीतिक दल के पास इतना ज़्यादा पैसा है, वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं, अरबों रुपए प्रचार में ही खर्च कर रहे हैं, तो कहाँ से फेयर चुनाव हो रहा है भैया? कहाँ से फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार का राजनीतिक भ्रष्टाचार है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कि एक प्रकार से राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। लेकिन अब भी हम इसे लोकतंत्र के लिहाज से फ्री एंड फेयर नहीं मान सकते हैं। जरूर कुछ हद तक राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार पर, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म कर दिए जाने से, असंवैधानिक करार दिए जाने से जरूर अंकुश लगेगा राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, लेकिन इससे पूरी तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार थमेगा नहीं। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून नरेंद्र मोदी की सरकार में बना था, और तात्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, उनके द्वारा 2017 में एक कानून लाया गया था, 2018 में एक कानून बना, और उसके बाद से इस तरह से गुप्त चंदे की परिपाटी देश में हुई। जो कंपनियां प्रॉफिट में है या नहीं है, उनके द्वारा गुप्त तरीके से चंदा दिया जाने लगा, या गलत तरीके से बॉन्ड खरीदकर ये चंदा दिया जाने लगा। और इसमें भी किसी एक दल को ज़्यादा चंदा गया है, हालांकि जो दल सत्ता में होता है उसको ज़्यादा चंदा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा चंदा अगर गया है तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा दबाव डालकर भी कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि इन कंपनियों से चंदा लिया गया है। तो एक प्रकार से राजनीतिक भ्रष्टाचार है,
और इस भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक अंकुश लगाए। लेकिन एक कमी यह देखने मिली कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे जो है रिकवर नहीं किया गया है। जिन पार्टियों को गया है वो तो अब इसका भरपूर प्रयोग इस चुनाव में करेंगे और उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। लेकिन इससे फ्री एंड फेयर चुनाव की संकल्पना जो है, लोकतंत्र में जो फ्री एंड फेयर पारदर्शी चुनाव की हम संकल्पना करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, वो कहीं से भी होते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि जिस दल को इतना ज़्यादा चंदा हो तो वो प्रचार संसाधन, हेलीकॉप्टर, वैन्स, गाड़ी, डिजिटल प्रचार, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जो एड्स चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाएगा और ये तो दिखने वाला पैसा हो गया कि ये इतना खर्च हो रहा है। लेकिन इसमें गुप्त तरीके से भी चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च होता है, जो कि पता नहीं चलता है, और पता चलता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कुछ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन एक कार्रवाई भी महज दिखावा होती है। हमने इसके पहले भी कई देखे, राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार को चुनाव में हमने कई बार देखा है, लेकिन इसमें कोई बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर फ्री एंड फेयर जो है चुनाव की संकल्पना तो की जाती है, लेकिन कराया नहीं जाता है। तो एक प्रकार से ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पंच लगा दिया है, लगाया है। और इस पंच के माध्यम से ये साफ जाहिर हो गया है कि इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम होगा। तो एक प्रकार से यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है, इस राजनीतिक भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट के समय में ही बढ़ाया गया है आगे, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि 2018 के बाद में ये कानून बना। 2018 के पहले जो था वो 1951 का जो कानून है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट एंड रूल्स 1961, इसके तहत में जो प्रावधान था वो ये था कि जो भी कंपनियां प्रॉफिट में है वो अपने मन चाहे दल को, अपने मन पसंदीदा दल को अपने प्रॉफिट का 7% चंदा जो है वो दे सकती है। और वो केस में देती थी, तो केस में देने की वजह से जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते थे ज़्यादा, और 20,000 से अधिक जो चंदा दिया जाता था उसको सार्वजनिक भी करना होता था, उसकी भी जानकारी सार्वजनिक करना होता था। तो इसी वजह से एक कानून बनाया गया 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड का, और इस कानून के जरिए जो है गुप्त तरीके से पार्टियों को चंदा देने की परंपरा शुरू हुई। तो एक प्रकार से ये भ्रष्टाचार है देश में। अब जिन कंपनियों के द्वारा ये चंदा दिया जा रहा था, उनमें अगर किसी ने निवेश किया है तो वो तो प्रॉफिट देख के ही निवेश करेगा, ताकि प्रॉफिट हो कंपनी को तो उसका रिटर्न उसे मिले। लेकिन यहाँ तो शेयर होल्डर्स के साथ में भी अन्याय हो गया। तो एक प्रकार से ये कुल मिलाकर राजनीतिक भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रयास है, ये कदम है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि इससे भी भारत में जो है लोकतंत्र जो है वह स्वस्थ नहीं होगा और लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना ही होगा। जब तक इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। लेकिन जिसके पास पैसा होता है वही चुनाव में दम लगा सकता है, एफर्ट लगा सकता है, संसाधन जुटा सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों को चंदा देने की जो परंपरा है, इसको बंद करके एक प्रकार से अब देश में नेशनल फंड बनाया जाना चाहिए। और नेशनल फंड इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वह ईसीआई के दायरे में हो, और जो भी प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं जो चंदा देना चाहती है राजनीतिक दलों को, वो पूरा फंड अपना एक नेशनल फंड में जमा हो। कई देशों का मैं उदाहरण दे सकता हूँ, या कई देशों में हम देखते हैं इस तरह की व्यवस्था है। यूरोप में, खासकर यूरोप के कई कंट्रियों में इस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ पर जो प्रॉफिटेबल कंपनियाँ हैं वो जब राजनीतिक दलों के लिए चंदा देते हैं तो वो एक नेशनल फंड में जमा होता है, और फिर उसके माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन होता है वो वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से या फिर सीटों के हिसाब से, जिस पार्टी की जितनी ज़्यादा सीटें हैं, एमपी है, एमएलए है, या नगर परिषद में हो या फिर राज्य में हो, लोकल बॉडी इलेक्शन में हो, उन्हें फिर उस हिसाब से चंदा दिया जाता है। तो इससे पारदर्शी चुनाव होने की ज़्यादा संभावना रहती है।
अगर लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप सभी को पता है। हम भी मानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अगर एक ईमानदार व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर कोई XYZ है, एक्स के पास नॉलेज है, अच्छी पॉलिसी वो पार्लियामेंट में बना सकता है, लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए या उनके कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं, अच्छी स्कीम्स बना सकता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बदलने के लिए कुछ पॉलिसी बना सकता है, उसमें नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पैसा कम है। जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित जो सीमा दी गई है, पैसा कम है, तो वो व्यक्ति जब चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा और जो ताकतवर पार्टियां रहेगी जिनको इस तरह से इलीगल तरीके से करोड़ों का चंदा जाएगा और ये पार्टियां अपने कैंडिडेट को फंड भी एलोकेटेड करेगी, फंड भी देगी, और संबंधित जो व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा भी है, राजनीतिक दल का है, या उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है पॉलिसी बनाने का लोगों के कल्याण के लिए, तो फिर भी वो जो है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो होशियार नेता है, जो अच्छा हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लीडर है, वो जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि पार्टियां यहाँ पर जो हमने ये भी देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी ओर से एक निर्धारित सीमा होती है पैसा खर्च करने की एक कैंडिडेट के ऊपर में, लेकिन कैंडिडेट के लिए यदि 1 करोड़ की सीमा है लोकसभा चुनाव में, हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, 1 करोड़ की अगर सीमा और पार्टियां आकर वहां पे 10 करोड़ खर्च कर रही है, तो फिर अच्छा नेता कैसे चुनाव जीत कर जाएगा? उसके संसाधन कैसे काम करेंगे? तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में जो है, ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो इसमें भी एक कमी है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 साल लग गए। एक तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया था कि यह असंवैधानिक है, और जब कानून बनने के बाद में ही जब ADR की ओर से इसे चुनौती दी गई, जो वकील है ADR की ओर से प्रशांत भूषण, उन्होंने चुनौती दी गई कि ये एक प्रकार से इलीगल है, इसको रोका जाए, सार्वजनिक इसको रोका जाए, इस कानून को रद्द किया जाए करके। जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पहले ही समझ में आ गई थी, तो इसको 6 साल क्यों लगे? और 6 साल लगे तो फिर इस राशि को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं रिकवर किया गया? ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिन पार्टियों को अब चंदा ऑलरेडी चला गया, वो तो इस चुनाव में इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने आदेश में अगर इस चंदे को रिकवर करके इसको एक नेशनल फंड में, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक नेशनल फंड बना के इसको वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से वितरित करता, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें समझते कि पारदर्शिता हुई है। लेकिन अभी भी इसमें कोई पारदर्शिता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हम अब ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है, ये भारतीय लोकतंत्र में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन के दौरान जो दिखने वाला खर्च होता है वो अलग होता है और गुप्त खर्चा अलग होता है। इस पर भी कई प्रकार के कानून हैं, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी कार्रवाई होती नहीं है। तो भारत में एक प्रकार से इलेक्शन के दौरान मनमाना जो पैसा है राजनीतिक दलों के द्वारा खर्च किया जाता है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लैक इकोनॉमी का जो है, ब्लैक जो मनी होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव व्यवस्था है वो कितनी स्वच्छ और पारदर्शी है। इस बात का इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो, आज का यह प्रोग्राम आप श्रोताओं को और दर्शकों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट्स करके हमें भी इस बारे में ज़रूर सुझाव दें, ताकि हम आने वाले समय में ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें।